डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टीम जनरेटर यूनिट में बात करेंगे दूसरे हाई प्रेशर बॉयलर की, जैसे कि हम बेंसन बॉयलर बोलते हैं। ये लॉ माउंट बॉयलर का थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। मॉडिफाइड का मतलब ये होता है कि इसकी जो जनरेटिंग कैपेसिटी है लॉ माउंट बॉयलर की कंपैरिजन में थोड़ी सी अच्छी है। तो मार्क बेंसन नाम के साइंटिस्ट ने 1923 में इस बॉयलर की खोज की थी। ये 4 सर्कुलेशन वाटर ट्यूब बॉयलर है और जिसका कि मेन फीचर जो रहता है वो स्टीम सेपरेटिंग ड्रम का रहता है, जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बनी रहती है हाई प्रेशर बॉयलर में। स्टीम तैयार करना बहुत आसान है, लेकिन यदि स्टीम को सेपरेट नहीं कर पा रहे तो वो एक प्रॉब्लम बन जाती है। तो जितनी भी प्रोसेस है हीटिंग की, स्टीम फॉर्मेशन की, वो एक सिंगल कंटिन्यूस ट्यूब में की जाती है और कई बार इसकी इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए स्टीम सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसको भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले इसकी जो जनरेटिंग कैपेसिटी है वो 150 टन पर आवर है। 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है, तो 150 इंटू 1000 कर देंगे, इतने हमारे किलोग्राम पर आवर इसकी जनरेटिंग कैपेसिटी रहती है। वर्किंग प्रेशर जो है 500 बार, यानी कि क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर पे काम कर रहे हैं। ऑब्टेन टेम्परेचर 650 डिग्री सेंटीग्रेड, क्रिटिकल टेम्परेचर 374 डिग्री होता है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इफिशियंसी जो बॉयलर की होती है 90% की होती है। अब इसके जो मेन फंडामेंटल या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या डिटेल्स हैं उन पे नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले जो एयर प्रीहीटर जो कि ऊपर साइड पे लगा रहता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, एयर को प्रीहीट किया जाता है इकोनॉमिकल कंबशन करने के लिए। इकोनोमाइजर रास्ते में लगाया गया है जो कि सेंसिबल हीट का इस्तेमाल करते हैं पानी को गर्म करने के लिए। रेडिएटिव सरफेस ट्यूब्स लगाई गई हैं जो कि हीट को ट्रांसमिट करती हैं वाटर पे, और वाटर जो होता है वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे ऑलरेडी काम कर रहा होता है। अब एवोपरेटिव सरफेस क्या होती है ये समझने लायक है। सुपर हीटर सेक्शन क्या होता है वो समझने लायक है। तो जहां पे एवोपरेशन वाटर का कंप्लीट होता है, सुपर हीटिंग बिगन होती है, उसे एवोपरेटिव सरफेस बोलते हैं। सुपर हीटर सेक्शन वो होता है जहां पे कि स्टीम को सुपर हीट किया जाता है और उसका इस्तेमाल जो है वर्क को प्रोड्यूस करने के लिए रहता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे पार्ट्स लगाए गए हैं या दिखाई गए हैं, कुछ इस तरीके से मॉडिफाइड फॉर्म में है लॉ माउंट के। जैसे कि लॉ माउंट में हमने देखा था कि नंबर ऑफ पार्ट्स है, लेकिन कुछ उसमें जो डायरेक्शन प्रोवाइड किया गया था वो बेटर तरीके से नहीं था। यहाँ पे सुपर हीटर और कंडक्टिव टाइप का जो एवापोरेटर है उसको एड ऑन किया गया है लॉ माउंट बॉयलर से, और इसको बेटर तरीके से स्टीम का यूटिलाइजेशन करने के लिए इसको दिखाया गया है। इकोनोमाइजर का जैसा फंक्शन लॉ माउंट बॉयलर में वैसे ही बेंसन बॉयलर में है और उसी तरीके से फ्यूल की सेविंग करने का काम करता है। तो इसकी जो वर्किंग है, यदि वर्किंग पे नजर देखेंगे तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अपने को फर्नेस कहाँ पे है, कहाँ पे फ्यूल का कंबशन हो रहा है और कहाँ पे स्टीम तैयार हो रही है। तो रेडियंट टाइप का एवापोरेटर है, जैसा कि हम नीचे साइड पे देख रहे हैं, ये एड ऑन डिवाइस है जो कि लॉ माउंट बॉयलर में नहीं होती थी। इसको यहाँ पे लगाया गया है ताकि स्टीम जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। फीड पंप का इस्तेमाल नॉर्मली पानी की सप्लाई बेटर करने के लिए लगाया जाता है। एयर प्रीहीटर जैसा कि ऊपर साइड पे लगा हुआ है जो कि फ्यूल की सेविंग करने का काम करता है। इकोनोमाइजर जितनी भी गैसेस फ्लो हो रही थी उनकी वेस्ट हीट का इस्तेमाल करने का काम इकोनोमाइजर करता है। कोल्ड वाटर की सप्लाई ऊपर साइड से की जाती है राइट हैंड साइड से, और हॉट वाटर जो है वो निकल के आपका जो है वहां से आपका आता है और दूसरे साइड से, और उसको इकोनोमाइजर में भेज के स्टीम बनाई जाती है। एग्जॉस्ट गैसेस को चिमनी के माध्यम से बाहर भेजा जाता है। तो जो इसकी मेन वर्किंग है, इकोनोमाइजर रेडिएटर एवापोरेटर के कारण इंप्रूव होती है। रेडिएंट एवापोरेटर जो है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने का काम करता है, और जो रिमेनिंग वाटर है उसको कन्वेक्टिव एवापोरेटर में भेज देते हैं जहां पे कि हॉट गैसेस का यूटिलाइजेशन किया जाता है कन्वेक्शन माध्यम के तरीके से। और सुपर हीटर का जो मेन काम होता है स्टीम को सुपर हीट करने का, कि जो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम आई थी उसको हम फिर से सुपर हीट कर सकें। तो इसमें जो वॉल्व लगाया गया है जो कि बी साइड से दिखाया गया है, इसका इस्तेमाल प्राइम मूवर को रन कराने के लिए करते हैं। तो ड्यूरिंग द स्टार्टिंग पानी की जरूरत पड़ती है बॉयलर को चलाने के लिए। तो पानी यदि नहीं होगा तो बॉयलर रन नहीं करेगा। तो वाटर को जो है इकोनोमाइजर के द्वारा पास किया जाता है। रेडिएटर एवापोरेटर का इस्तेमाल करते हैं, कन्वेक्टिव एवापोरेटर का इस्तेमाल करते हैं, सुपर हीटर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम जो वॉल्व है उसके माध्यम से हम उसको पूरे सुचारू तरीके से चला सकें। वॉल्व ए का जो काम होता है इन सब डिवाइसों को चलाने का रहता है, जबकि उस टाइम पे वॉल्व जो बी है वो बंद रहता है। तो जैसे ही स्टीम जनरेशन स्टार्ट होता है वहां पे सुपर हीटिंग जो वॉल्व है उसको क्लोज कर दिया जाता है और वॉल्व बी को ओपन कर दिया जाता है। क्योंकि स्टीम तैयार हो चुकी है, उसका इस्तेमाल अब करना है, तो वॉल्व बी को ओपन करना जरूरी रहता है। कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं सर्कुलेटिंग पंप में जो कि स्टार्टिंग कंडीशन पे जरूरी रहता है, ताकि ओवरहीटिंग या बर्निंग की प्रॉब्लम को से बचा जा सके। कई बार क्या होता है बॉयलर के अंदर फॉर्मेशन ऑफ बबल होता है,
बबल बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसको रिमूव करने के लिए भी हमें यहाँ पे काम करना जरूरी है। तो मार्क बेंसन ने कुछ इस तरीके से डिवाइसेस तैयार करी थी ताकि उसमें बबल ना आ सके, या बोलना चाहिए लॉ माउंट बॉयलर का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो था वो फॉर्मेशन ऑफ बबल था, उसको एलिमिनेट करने का काम बेंसन बॉयलर ने किया। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का बबल जो है फॉर्म नहीं होता और हम ट्रबल से निजात पा सकते हैं। कुछ दूसरा तरीका होता है जैसे कि एफिशिएंसी बढ़ाने का, तो क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर यदि हम काम कर रहे होते हैं तो वहां पे हम बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ एडवांटेज होते हैं बेंसन बॉयलर के, वो क्या होते हैं उसको हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसी भी तरीके की प्रेशर की लिमिटेशन नहीं रहती है, सुपर क्रिटिकल प्रेशर को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो ड्रम है उसकी कॉस्ट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, या यदि ड्रम नहीं है तो उस केस में हम ड्रम की कॉस्ट को कम से कम कर सकते हैं। बॉयलर जो है सेल्फ कंटेन्ड यूनिट की तरह काम करता है, जिसे कि हम आउटडोर पे भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट में ये हल्का होता है, इसका स्पेसिफिक आउटपुट बहुत हायर रहता है, या फैक्टर ऑफ सेफ्टी बहुत ज़्यादा रहता है। इस तरह के बॉयलर को हम इस्तेमाल करते हैं। एवापोरेशन जो रहता है बहुत तेज़ी से होता है, और सर्कुलेटिंग पंप इसमें नहीं होता है, या बोलना चाहिए डाउन कॉर्नर जो कि हम इस्तेमाल नॉर्मल बॉयलर में कर रहे थे उसको भी यहाँ पे ऑब्सेंट कर सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं बेंसन बॉयलर के, एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी रहेंगे। तो बेंसन बॉयलर का जो पहला डिसएडवांटेज है कि जो साल्ट का फॉर्मेशन है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बने रहता है, जिसको कि दूर करना बहुत जरूरी रहता है, जो कि एवापोरेशन के टाइम पे ट्रांसफर हो जाता है। और क्योंकि हमारा जो रिमेनिंग वाटर है उसको कन्वर्ट करना स्टीम में रहता है, इसलिए एक साल्ट फॉर्मेशन की प्रॉब्लम बनी रहती है, जिसको कि दूर करना बहुत जरूरी है। डिपोजिशन जो रहता है उसको भी साल्ट में जो कि बना रहता है, कई बार ये सिलिंड्रिकल सेल के साथ में चिपक जाता है, उसको दूर करना बहुत जरूरी रहता है। तो कई बार इसको दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, जैसा कि इसमें 30 दिन 40 दिन इस तरह का टाइम उसमें लगता है इसको हटाने के लिए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरा ओवरहीटिंग ट्यूब्स की होती है इनसफिशिएंट वाटर सप्लाई की केस में, यदि वाटर सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रही है तो ओवरहीटिंग ट्यूब की हो जाती है। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी बहुत कम रहती है, या बोलना चाहिए जब जहाँ पे स्टीम तैयार हो रही है उसको यदि हम प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं कर पाएंगे तो वो एक प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि फीड वाटर कंटिन्यूसली सप्लाई होता रहता है, और यदि उस रेट के हिसाब से यदि स्टीम को हम स्टोरेज नहीं कर पाएंगे तो एक प्रॉब्लम बन जाएगी। तो यहाँ पे कुछ एवोपरेटिव जो ट्यूब्स लगी हैं वो कोरोजन के कांटेक्ट में भी रहती हैं, क्योंकि कोरोजन्स एक प्रॉब्लम है और इनके कोरोजन या कोरोजिव होने का एक प्रॉब्लम बनी रहती है।